हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाउ आर यू? कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? होप इट वाज गुड। अच्छा जी, तो आई एम रुसा आमिर एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर एंड आई वेलकम यू टू विविड स्मार्ट लर्निंग। एंड वेरी सॉरी फॉर डे को बेसिकली कुछ इशू था जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले सकी थी आपकी। तो इंशाल्लाह आई मेक सही है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जी कि हमने डायनेमिक्स क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो डायनेमिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, सही है। उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और ठीक है, मेरा कैमरा सेट क्यों नहीं हो रहा? ओके जी, सही। ओके, तो ज़रा स्लाइड्स अपलोड हो जाएं, उसका वेट करते हैं। हो रही है, क्या मसला हुआ है इसको? अच्छा जी, खैर थोड़ा सा स्टार्ट। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स के अंदर हमारा जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास डायनेमिक्स का है, चैप्टर नंबर 3 सॉरी काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और मैकेनिक्स, ये तीन चीज़ें हैं, सही है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स हमने पढ़ा था कि जी वो मोशन को डील करती है, बट क्या चीज़ें काइनेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था जी, फोर्स, मैकेनिक्स के अंदर। और जब हम सिर्फ मोशन और उसके कॉजेस के बारे में बात करते हैं तो वो बात हम किस में करते हैं, डायनेमिक्स के अंदर। तो ये चैप्टर जो बेसिकली डील करेगा, काइनेमैटिक्स में हमने सारा मोशन को डील किया और डायनेमिक्स के अंदर हम क्या डील करेंगे, डायनेमिक्स के अंदर हम डील करेंगे मोशन ऑफ अ कॉजेस, उस मोशन के जो कॉजेज हैं हम उनको डील करेंगे, सही है। तो एक बहुत अच्छी सी सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन होगी डायनेमिक्स की, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, सही है। ये मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, सही है, और मैकेनिक्स की फिजिक्स की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ उसके अलावा हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सही। अच्छा जी, ये सारी चीजें हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इनर्शिया। इनर्शिया हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर हम इनर्शिया देख रहे होते हैं, सही है, और हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और उससे पहले हम फोर्स को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, इनको
मैं हमेशा बुक आपकी जो है वो अपने सामने रखती हूँ, सही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बुक्स चाहे वो कोर्स बुक ही क्यों ना हो, मुझे बड़ा लगाव है, इसलिए मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। और मैं उसकी एग्जाम्पल से, आप देखें, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर आपको बुक्स वाली एग्जाम्पल से बताऊँ, पढ़ाऊँ। अच्छा जी, फोर्स के अंदर क्या है? अब फोर्स क्या है? कोई भी बॉडी स्टेट में, वो जब तक स्टेट में अपनी चेंज नहीं करेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाईसाइकिल चला रहा है, सही है, तो वो क्या कर टेक नहीं करेंगे या कुछ भी। एक मिनट में हमारे कुछ जब तक हम उसको अपने पैर से या हाथ से या किसी भी चीज से या हवा, कोई एटमॉस्फेयर से कोई ऐसी फोर्स हो, जब तक उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, वो मतलब वो 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, सही है। वो कब अपनी स्टेट को चेंज करेगी? फॉर एग्जाम्पल कि कोई जाए और उसको जाके पैर से हिट कर दे, सही है, तो क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी और वो क्या होगा? अपनी स्टेट को डोर आइदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट, सही है। फिगर 3.1 shows a man pushing a cart. Here is figure 3.1. Okay. The push may move the cart or change the direction of its motion or may stop the moving cart. अच्छा जी, अब जो होता है हमारे पास जो फोर्स होती है, सबसे पहले तो किसके लिए यूज हो रही होती है? स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करवाने के लिए। अच्छा, सिर्फ बॉडी, ऐसा नहीं कि रेस्ट में है तो उसको मोशन में मूव करवाने के लिए हम इसकी स्टेट को यूज करेंगे, नहीं। अगर हमें किसी फिर अगर कोई फुटबॉल मूव कर रही है, सही है, उसको कि मैंने हिट किया और उसने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो वो जब तक नहीं रुकेगी जब तक वो किसी चीज से टकरा ना जाए, सही है, कोई हर्डल ना आ जाए उसके रास्ते में, या किसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी, या कोई और उसको अपने पैर से या किसी चीज से ना रोक ले, जब तक नहीं उसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई होगी, वो अपनी उसी स्टेट में रहेगी, सही है। थर्ड क्या होता है कि हम जो है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स को यूज करते हैं, सही है। किस तरह? अब अगर हम बाईसाइकिल को सपोज मूव करवा रहे हैं, सही है, मूव करवा रहे हैं यानी उसके पैडल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो साइकिल चल रही है, सही है। और क्या होगा? उसको किसी भी दूसरी लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में या अपवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहे हैं, तो हमें अगेन फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। हम फोर्स अप्लाई करके हैंडल को टर्न करेंगे तो हमारी बाईसाइकिल टर्न हो जाएगी, यानी क्या होगा? फोर्स ने क्या किया? डायरेक्शन को चेंज कर दिया, सही। हाँ, एक्सक्यूज मी। तो मैं बेसिकली अपना कुछ जरूरी सा एक कागज ढूंढ रही हूँ। अच्छा जी, ओके।
तो हमने क्या क्या देखा कि फोर्स किस किस चीज के लिए यूज हो रही है। देखिए, बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करने के लिए भी हम फोर्स को यूज कर रहे हैं, और हम अगर कोई चीज मोशन में है उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाहते हैं तो भी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है। थर्ड, हमने क्या देखा कि जब हमें किसी चीज की डायरेक्शन चेंज करनी है तो भी वी रिक्वायर्ड फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी और ऑब्जेक्ट। सही। अब आप देखें, ये बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में देख रहे होते हैं, और अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा किसी भी चीज़ पे मैं फोर्स लगा के बात कर रही हूँ, सही है, मैं कुछ भी कर रही हूँ, हमें ये कीबोर्ड पे बटन भी प्रेस करना है, ये अपने आप प्रेस नहीं हो जाएगा जब तक हम इस पे फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे। सही। तो फोर्स की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे ना, तो ये क्या है, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। ये टेंड्स टू मूव वाली बात मैं अभी आपको समझाती हूँ, सही है, यानी ट्राई करवाती है, कोशिश बेसिकली। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। सही है। क्या करेगा, अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो क्या फोर्स मूव, या तो मूव करवा देगा, या फिर क्या, ट्राई, टेंड्स टू मूव। सही है। ट्राइड इट बेस्ट टू मूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सही है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, या तो उस मोशन को, अगर कोई बॉडी मोशन में और हम फोर्स अप्लाई करवा के उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना चाह रहे हैं, उसको स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेगा, या तो उसको स्टॉप करवा देगा, सही है, नहीं तो क्या करेगा कि उस पर क्या, ट्राई करेगा, अपना बेस्ट ट्राई करेगा उसको मूव करवा, स्टॉप करवाने के लिए। द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। हमने डायरेक्शन देखा चेंज होती है। अब हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स को भी देखने, बुक की फिगर 3.1 में क्या है, एक मैन किसको पुश कर रहा है, कार्ट को। आपने देखा होगा कोई भी आपकी गली में ऐसे आता है, कोई फ्रूट्स वाला, कोई वेजिटेबल वाला, या फिर कोई भी ऐसे, सही है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली जो कार्ट होती है उसकी, सही है, उसको क्या कर रहा होता है, वो पुश कर रहा होता है, सही है, यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कार्ट जो है वो मूव कर रही होती है, और जब उसको उस कार्ट को रोकना होता है तो वो अपने हाथों से उसको पुल करता है अपनी तरफ, सही है, उस पर फोर्स अप्लाई करता है ताकि वो स्टॉप हो जाए। इसी तरह अगर हम बेबी प्रैम्स देखें, वो उनको भी हम पुश कर रहे होते हैं तो मूव कर रही होती हैं, सही। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल है, हम अगर कार्ड्स की बात करें, अगर हम हॉर्स कार्ड्स या डोंकी कार्ड्स को देखेंगे, सही, तो अच्छा, ये वर्ड ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन हमेशा याद रखिएगा, ये DONKEY डोंकी होता है, और MONKEY मंकी होता है, मोंकी नहीं होता, सही है। तो ये प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ अपने खुद भी क्लियर रखें, और अपने अगर कहीं सुना करें ना तो प्लीज़ ये क्लियर करवाया करें। ये बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, सही है। मेरे अभी ये आया तो मैं कहीं मैं बात बता दूं, मंकी का जिक्र आया तो सही है, मैंने खुद डंकी कहा था, मुझे याद आया कि नहीं, मैंने ये गलत कहा, सही। अच्छा जी, अब हम क्या बात कर रहे थे, फोर्स की, सही है। अच्छा जी, इसमें फिर एक और एग्जाम्पल किया कि अगर हमें कोई दरवाज़ा खोलना है तो हम क्या करेंगे, इधर पुश करेंगे या पुल करेंगे, ओपन और शट करने के लिए डोर को। अगेन क्या, अपने क्या, हम अपनी हाथ से उसके ऊपर मस्कुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, सही है। ओके, अब इन्होंने देखिए जो डायरेक्शन चेंज करने वाली बात हमने की थी ना, इन्होंने यहाँ पर जो इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इन्होंने दी हुई है बैट्समैन की, सही है। अब क्या होता है, बेसिकली बॉल करवाई, सही है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैट्समैन है, सही है, और उसने उस बॉल पे सिक्स मार दिया, सही है। अब बॉल क्या थी, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आई, सपोज उसके पास, या थोड़ा सा स्विंग होकर आई, लेकिन क्या किया उसने, फोर्स अप्लाई की, बैट से बॉल को हिट किया और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, सही है। जिस डायरेक्शन में वो बॉल को मूव करवाना चाह रहा था, उसने उस डायरेक्शन में क्या किया, उसको हिट किया, और उससे क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो डायरेक्शन, अगर हमने किसी, उसने स्टेट ऑफ, मतलब उसकी बॉल की स्टेट नहीं चेंज हुई, वो मोशन में थी, वो मोशन में ही रही, सही है, और उसने स्टेट ऑफ मोशन में ही उस पर फोर्स अप्लाई की, उसको हिट किया और उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। तो हमें क्या पता चला कि द फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी, सही है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि फोर्स कितनी ज़रूरी है, क्या करती है, क्या नहीं। अच्छा, अब ये जो है ना, अभी देखिए फिगर 3.3 आपकी बुक के, इसके अंदर क्या कर रहा है, अ बॉय इज पुशिंग द वॉल, तो ये अब क्या है जी, अब हम कह रहे हैं कि जी फोर्स अप्लाई करने से तो जी स्टेट चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की या बॉडी की। अब मैं जो हूँ वो दीवार को पुश कर रही हूँ, फुल अपनी फोर्स लगा दी, अच्छा जी फिर भी नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये जो बात होती है ना, टेंड्स टू मूव,
ट्राई कर रहे हैं, बट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कम है, दीवार बहुत ज्यादा बड़ी है, इस वजह से क्या हो रहा है, वो मूव नहीं कर रहा, बट टेंड्स टू मूव, यानी ट्राई या कोशिश जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर हो रहा है। या कोई ऐसी हमारे पास एक मिनट, ओके, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं, क्या मैं बात कर रही थी, हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी चीज है और हम उसके मोशन को, अब सपोज कोई कार मूव करती हुई आ रही है और आप चाह रहे हैं कि आप उसको हाथ से रोक लें, तो आप नहीं रोक पा रहे। क्यों नहीं रोक पा रहे? क्योंकि आप उसके ऊपर फोर्स कम अप्लाई कर रहे हैं। सही। यहां तक फोर्स वाली बात क्लियर हो गई? ओके, अब हम बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ठीक है, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, हर बॉडी का जो है कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है। सही है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज अ प्रॉपर्टी टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सही। अब कोई भी बॉडी, उसकी दो ही स्टेट होंगी, आइदर रेस्ट और मोशन। सही है। कोई बॉडी या तो रेस्ट पे या तो मूव कर रही है। सही। तो इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि जिससे वो रेजिस्ट करे कि नहीं भाई, मैंने अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना। सही। और ये जो रेजिस्टेंस होती है, ये इनर्शिया, ये हर बॉडी शो करती है, हर बॉडी पजेस करती है इस प्रॉपर्टी को, हर बॉडी शो करती है इनर्शिया की प्रॉपर्टी को। सही। बट वही वाली बात कि जब हम इसको अभी ऑब्जर्व करेंगे अपनी डेली रूटीन की एग्जांपल से, तो हमें पता चलेगा कि हर बॉडी जो स्टेट में होगी और हम चाहते हैं चाहे उसमें हम फोर्स अप्लाई करें कि भाई अब आप अपनी स्टेट चेंज करो और स्टेट ऑफ मोशन आ जाओ, तो वो रेजिस्टेंस शो करेगी। और अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में और हम चाह रहे हैं कि जी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाए, तो अगेन वो रेजिस्टेंस शो करेगी कि नहीं, मैंने अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता, यानी लेजीनेस है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। सही। अब एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ी सी इनर्शिया की है। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया हमें कि गैलीलियो वो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को किया था ऑब्जर्व, कि जितनी ज्यादा हैवियर मास की बॉडीज होंगी उतनी ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी उनके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। सही। और जितनी ज्यादा लाइटर बॉडी होगी उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करने के लिए। तो न्यूटन ने बाद में इस कॉन्सेप्ट को, मतलब उन्होंने क्या, इसको मास से पता चला कि जितनी हैवियर बॉडी होगी तो क्या होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगा, उसको हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सही। और जितनी ही ज्यादा लाइटर वेट बॉडी होगी उतनी ज्यादा हमें कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसकी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज करने के लिए। और बाद में न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया था, न्यूटन ने हमें बताया था इनर्शिया के बारे में, कि हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी स्टेट को चेंज करने नहीं देना चाहती। सही। अच्छा जी, अब इसकी सबसे पहले हम एग्जांपल्स लेते हैं। ये देखें, ये मैंने आपके एग्जांपल रखी है, ये बस की। सही। अच्छा जी, अब आप देखें, हम आपके पास है एग्जाम्पल यहाँ पर बस की। सही। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल कि आप या कोई भी आप देखें, आप अगर आपने खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, अगर आप कभी
आपने कभी अपनी स्कूल बस में ट्रेवल किया हो सॉरी, या आप मतलब कभी पिकनिक्स पे, स्कूल के पिकनिक्स में बस में ट्रैवल किया हो, या आपने कभी किसी को इस चीज को ऑब्जर्व जरूर किया होगा, किसी को देखा होगा, तो क्या देखा होगा कि आप सपोज आप बस में खड़े हैं, सही है, और बस क्या है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, वो स्टेशनरी स्टेट पे है, सही है। अचानक से क्या हुआ, ड्राइवर ने एक्सीलरेटर प्रेस किया और बस ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, सही है। जिस तक बस रेस्ट पे थी, आप भी रेस्ट में थे, आपकी बॉडी भी रेस्ट में थी। जैसे ही बस ने मूव करना स्टार्ट किया, आपने क्या किया, आपको क्या एक जर्क फील हुआ पीछे की साइड पे। सपोज अब हम यूं बैठे हुए, हम ऐसे, हम कार में भी ऐसा ही होता है, अगर हम बैठे होते हैं तो ये कार में, और एकदम से कार चलेगी तो क्या होता है, हम बेसिकली क्या ऐसे करके एक जर्क सा फील करते हैं, पीछे से आते हैं और फिर आगे स्ट्रेट खड़े होते हैं, सही है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसकी वजह से हमें जर्क लगता है, कि ये क्यों होता है, सही है, क्योंकि बस स्टेट ऑफ रेस्ट में थी, सही है, आपकी बॉडी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में थी। अब बस ने मूव करना शुरू किया, सही है, और हमारे पाँव जो कांटेक्ट में थे बस की सरफेस के, सही है, उन्होंने भी मूव करना स्टार्ट किया, मतलब वो भी स्टेट ऑफ मोशन में आ गया। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी थी, उसने क्या किया, उसने रेजिस्ट किया। हाँ जी, क्या हुआ, जब बस मूव कर रही थी, हमारी बॉडी, हमारे पैर जो कि कांटेक्ट में थे बस के, सही है, जैसे ही बस ने मूवमेंट स्टार्ट की, सही है, तो वो क्योंकि कांटेक्ट में थे, सही है, तो उन्होंने भी अपनी स्टेट चेंज की, सही। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी थे, उसने क्या किया, रेजिस्ट किया। उसने रेजिस्ट किया कि नहीं, मुझे अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें ये पीछे की तरफ एक जर्क फील हुआ, सही। और जब हमारी बॉडी ने, अपर बॉडी ने ये रियलाइज किया कि अब अगर हमने अपनी अलाइनमेंट सही नहीं की, अगर हमने अपने आप को बैलेंस नहीं किया या अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया, तो क्या होगा, हम गिर जाएंगे, सही। तो फिर क्या होता है, हम अपने, हमारी बॉडी अपने आप को अलाइन करती है, और क्या होता है, हम दोबारा से बस के साथ क्या क्या होता है, हमारे क्या होता है, हम अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में आ जाते हैं, सही। अच्छा जी, सेकंड, अब क्या हुआ, बस चल रही, अब सपोज कोई आ गया बस स्टॉप, ऐसा स्टॉप जहाँ पे कुछ पैसेंजर्स ने उतरना है, सही। बस क्या थी, स्टेट ऑफ मोशन में थी, आपके पाँव उसके कांटेक्ट में थे, वो भी। जैसे ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो अब क्या होगा, आप आगे की तरफ क्या करेंगे, जर्क फील करेंगे, सही है। क्यों फील किया, क्योंकि अब क्या थे, आप स्टेट ऑफ मोशन में थे, सही है। लेकिन क्या हुआ, बस ने अपनी स्टेट को चेंज किया, मगर आपने रेजिस्ट किया कि नहीं भाई, अब हमें अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना है, सही। तो वो जो स्टेट चेंज ना करने की प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से हमें क्या फील हुआ, जर्क फील हुआ। अगेन हमारी बॉडी ने रियलाइज किया कि अगर अभी भी हमने अपनी अलाइनमेंट को सही नहीं किया, तो हम गिर जाएंगे, सही। तो उसने क्या किया, अपनी अलाइनमेंट को सेट किया और अपने आप को सेटल डाउन किया और अपनी स्टेट को चेंज किया। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ना, जिसकी वजह से हमें जर्क फील हुआ था, सही है, जर्क फील क्यों हुआ था, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट बॉडी, कि हमें अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस की, ये हमारे पास इनर्शिया। अच्छा जी, इसकी डेफिनेशन हमने देखी थी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, और मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, सही। सीट बेल्ट की अगर आप एग्जांपल देखें, उसमें भी ऐसा ही होता है कि कार पे आपने सीट बेल्ट लगाई होती है, सही है, और क्या होता है, जैसे ही आप कार को ब्रेक मारते हैं, क्या होता है, आप एकदम से आगे को जर्क आता है। जैसे ही कार मूव आती है, आपको पीछे की तरफ एक जर्क महसूस होता है। तो ये भी क्यों हो रहा होता है, इनर्शिया को, क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, रेजिस्ट करती है, मना करती है कि हमने
अपनी स्टेट को नहीं करना है। सही। आपने देखा अगर हम भी कहीं पे लेटे हो, ये बेसिकली लेजीनेस ऑफ हमारी बॉडी होती है। अब अगर हम किसी जगह सोफे पे सपोज करें कि अच्छा जी अब लेटे में बड़े सुकून से आराम से लेट के जी टीवी देख रहे हैं, इतने में कोई और उसने कहा कि यार जरा थोड़ा सा ना आगे हो जाओ, तो क्या कितना गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रहे होते। या कभी ऐसा होता है कि अच्छा जी आप फुल मूड में लेटे में और जी अम्मी ने कहा कि भाई जाओ और कोई चीज ला दो बाजार से ना। सबसे ज्यादा तो वही ना, अम्मी आधा किलो दही मंगा दे भाई, दही ले आओ, तो वो क्या होता है, अच्छा जी वो लेजीनेस की जो आपकी प्रॉपर्टी है ना अपनी स्टेट को ना चेंज करने की, वो क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। सही। अच्छा जी, एक और अगर हम बुक के एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो अब आप देखिए उन्होंने क्या दिया है हमें एक ग्लास की और कॉइन वाली एग्जाम्पल दिया। टेक अ ग्लास एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। एक ग्लास लिया, उसके ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड का पीस रखा और उसके ऊपर क्या रख दिया, कॉइन रख दिया। प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड। नाउ flick the card horizontally with a jerk of your finger. Does the coin move with cardboard? The coin does not move with the cardboard due to inertia. अब आप देखें क्या हुआ, एक ग्लास था उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड का पीस रख दिया था ये, और उसके ऊपर कॉइन रख दिया। अब क्या करेंगे आप, एक जर्क से ना जल्दी से क्या करेंगे, कार्डबोर्ड को खींच लेंगे। अब असूलन तो ये होना चाहिए था कार्डबोर्ड और कॉइन एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में थे और कॉइन को साथ आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त ग्लास भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था, कार्डबोर्ड भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था और कॉइन भी स्टेट ऑफ रेस्ट में था। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की कार्डबोर्ड पे, उसने और हमने उसको क्या किया, मजबूर किया कि वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए। तो जो कॉइन था उसने रेजिस्ट किया कि नहीं मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूं और मैं उसमें ही रहना चाहता हूं, तो उसने कार्डबोर्ड के साथ अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं किया। कार्डबोर्ड मूव हो गया और इनर्शिया की वजह से वो जो कॉइन है वो ग्लास में नीचे गिर गया। सही। अगर वो ये रेजिस्टेंस शो ना करता तो वो भी कार्डबोर्ड के साथ स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता। सही। यहां तक इनर्शिया वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, एक और चीज जो हमने इनर्शिया में देखी है वो ये है कि जितनी ज्यादा बॉडी हैवी होगी ना, उसकी प्रॉपर्टी होगी रेजिस्ट करने की। देखिए, और जितनी ही ज्यादा बॉडी जो है वो लाइटर इन वेट होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी होगी, रेजिस्टेंस की उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक एलिफेंट है या कोई बहुत बड़ा सा ट्री है या कोई भी कोई बहुत हैवियर बॉडी है और आप उसको पुश करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो अपनी स्टेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल वो स्टेट ऑफ रेस्ट में और आप चाहते हैं कि वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाए। सही। तो क्या होगा, आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे करेंगे लेकिन वो अपनी स्टेट को चेंज, मतलब आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सही है। क्योंकि जितनी ज्यादा बॉडी हैवी होगी उतना ज्यादा उसमें इनर्शिया होगा, और जितनी ज्यादा बॉडी लाइटर होगी, यानी कोई आप एक खाली बॉक्स ले लें, अगर आप उसको पुश करेंगे तो वो फौरन ही अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, क्योंकि क्या है, उसका मास कम है। सही। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज्यादा मास कम होगा उतना ज्यादा इनर्शिया कम होगा। सही। यहां तक बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके। अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया है इनर्शिया। सही। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, किसी भी बॉडी का मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी मास, मोमेंटम सबसे ज्यादा तो किसी भी मूविंग बॉडी का होगा। सही। सेकेंड, ये मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है। यानी ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है बेसिकली मोमेंटम। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या, ये हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, किसका, मास और वेलोसिटी का। अच्छा जी। अच्छा जी, अब अगर
अच्छा जी, मैं ये साथ-साथ ना बेसिकली इसकी ये डेरिवेशन जो है ना मैं आपको ये ड्राइव करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। P बेसिकली कैपिटल P मोमेंटम को शो करता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड। सही है। अब बेसिकली क्या होता है मोमेंटम की एग्जांपल ना आप इस तरह से समझें कि सबसे पहले तो हम देखते हैं दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। सही है। अच्छा जी, एक बात तो हमें जो बहुत क्लियरली पता है वो क्या है, किधर से मैंने, अच्छा ये सही। एक सेकेंड। अच्छा जी, मैं ज़रा उसका सिंबल ढूंढ रही हूँ बेसिकली। किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और जो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। अच्छा जी, तो हमें मिल गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फोर्स एम के। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे एक और रिलेशन इसका ड्राइव करें विच इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अच्छा, अब ये फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास किस तरह आ गया? अभी हमने इनर्शिया में भी ये चीज़ देखी कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ही ज़्यादा हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सही है। और जितनी ज़्यादा बॉडी लाइटर होगी उतनी ही उसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई 5 kg का बॉक्स है और हमारे पास एक पैकेट है जो 2 kg का है, तो 5 kg वाले बॉक्स के लिए हमें हमेशा ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। सही। और कम जो हमारे पास मास का बॉक्स है जैसे 2 kg का, उसके ऊपर हमें कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के। यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी और जितना कम मास होगा उतनी कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अब हम यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। सही है। वी यानी वेलोसिटी के। अब ऐसा कैसे है? अब हम कहते हैं कि जी हमने क्या किया, हमने ली एक टेनिस बॉल। सही है। और उनको दो लोगों ने हिट किया। एक मैंने हिट किया फॉर सपोज, एक आपने उसको हिट किया, या समझिए हमने हाथ से उसको फेंका। सही है। मैंने उसको फेंका। सही है। और वो एक पॉइंट ए तक गई। ठीक है। आपने उसको फेंका, वो और दूर तक चली गई, उसने डिफरेंट डिस्टेंस कवर किया। तो ऐसा क्यों हुआ? वेलोसिटीज में डिफरेंस क्यों आया जबकि मास तो सेम था? हमने तो कहा कि भाई सिर्फ मास पे फोर्स डिपेंड कर रही होती, जितनी हमने फोर्स लगाई। अगर ज्यादा मास है ज्यादा फोर्स चाहिए, कम मास है कम फोर्स चाहिए। लेकिन अब तो मास सेम है। सही। लेकिन क्या हुआ? फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स लगाई थी उतनी ज्यादा दूर बॉल गई और उतनी ज्यादा स्पीड से बॉल गई। सही। जितनी ज्यादा कम फोर्स लगाई थी उतनी ही बॉल ने क्या, स्लो, उसकी वेलोसिटी क्या थी? स्लो थी। तो हमने क्या देखा? फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है? वेलोसिटी के हो गई है। सही। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू वी। सही। और अगर हम ओके,
P इक्वल टू फोर्स से प्रोपोर्शनल टू P हमारे पास है मोमेंटम और P इज डायरेक्टली P इज इक्वल टू V। सही। ओके जी, तो जी हमारे पास क्या रिलेशन निकला है? फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? मास के। फिर हमने देखा फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है? m इंटू वी। m इंटू वी की प्रोडक्ट के रिलेशन हो गई है। और हमने देखा कि फोर्स किसके ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, फोर्स किसके डायरेक्टली मोमेंटम के किस तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हम एक न्यूमेरिकल से बात को समझेंगे। सही है, जब हम मोमेंटम निकालेंगे। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल अभी छोटी सी बता देती हूँ, फिर हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो भी आपको पता चलेगा। सही है, यानी जब हम दो ऐसे, सपोज हमने टेनिस बॉल की बात की, हम क्या करेंगे कि हमने एक बॉल ली। सही है, बॉल ए। सही है, और हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की। जब हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ? फॉर एग्जांपल वो 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। सही। दूसरी बॉल हमने ली, अब हमने उसके ऊपर मजीद फोर्स अप्लाई की। सही है, तो उसने क्या किया? उसने 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दिया। और दोनों के क्या थे? जो मास थे वो 1 kg थे। दो बॉल्स 1 kg की थी। एक के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारा मोमेंटम था वो किसके रिलेशन पे डायरेक्टली, यानी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? मास इनटू वेलोसिटी के रिलेशन पे डिपेंड कर रही थी। सही। जितनी ही ज्यादा हमारे पास मास और वेलोसिटी का रेशियो था उतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन था, वेलोसिटी ज्यादा थी। और जितना ही कम हमारे पास मास इनटू वेलोसिटी का रिलेशन था या उसकी क्वांटिटी थी, उतना ही कम क्या था? क्वांटिटी ऑफ मोशन था। तो हमें क्या पता चला? P किसके बराबर होता है? मास इनटू वेलोसिटी के। सही है, ये किसकी प्रोडक्ट होती है? मास। हमें किसी बॉडी का अगर मोमेंटम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? मास इनटू वेलोसिटी। सही है, मास को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? उस बॉडी की वेलोसिटी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। सही, यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की तरफ। सही, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गलत, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन जो है, मोशन के बारे में इसने हमें 3 लॉज दिए थे। इससे पहले हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस भी पढ़ी थी न्यूटन की। सही है, न्यूटन के क्या थे? हमारे पास 3 लॉ है मोशन के। सही है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, देन सेकंड एंड देन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सही, तो न्यूटन वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट द लॉज ऑफ मोशन नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सही है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉज हैं और ये हमें बहुत, मतलब कि बहुत बेसिक फिनोमेनास हमें बताते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हो रहे होते हैं। सही, अब सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, हमें क्या बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? सही है, सबसे पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज व्हिच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन। According to Newton's law of motion, a body at rest remains at rest provided no net force acts on it. This part of the law is true as we observe that objects do not move by themselves unless someone moves them. For example, a book lying on a table remains at rest as long as no net force acts on it. Similarly, a moving object does not stop moving by itself. A ball rolled on a rough ground stops earlier than that rolled on a smooth ground. It is because rough surface offer great friction. If there is no force to oppose the motion of a body, the moving body will never stop. Thus न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट। अच्छा जी, अब वो हमें क्या बता रहे हैं? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किस बॉडी से डील कर रहा होता है? या तो वो बॉडीज क्या होती हैं? रेस्ट में होती हैं या स्टेट ऑफ मोशन में होती हैं। सही, अब वो क्या बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी जब तक क्या होगा? उसके ऊपर कोई
एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। जैसे कि बताया कि जैसे ही एक बुक है वो किसी टेबल पे पड़ी है तो वो साल साल पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे। सही। और अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। सही है। अगर हम देखें कोई बॉल मूव करना स्टार्ट हुई है और एक बॉल जो है वो किसी ग्राउंड स्मूथ सरफेस पे ग्राउंड पे मूव कर रही है और एक रफ सरफेस पे मूव कर रही है, तो कौन सी बॉल पहले रुक जाएगी? पहली बात तो ये कि बॉल दोनों बॉल्स रुकेंगी किसी न किसी फोर्स से। जब तक नहीं रुकेंगी मूव करती रहेंगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। सही है। तो रफ स्पेस हमारे पास क्यों पहले रुक जाएगी रफ सरफेस की बॉल? क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सही है। वो उसके मोशन को अपोज करेगी। सही है। रफ सरफेसेस के ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है। सही। और जो स्मूथ सरफेस वाला है इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से रुक जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें इन दोनों को रोकने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। सही है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या स्टेटमेंट बनती है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, तो जी हम कहेंगे कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन provided no net force acts on it. सही। A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no not net force act on it. अच्छा जी, नेट फोर्स की भी छोटी सी एग्जांपल दी भी उन्होंने हमें ये बात बता दी है, कोई भी बॉडी जब स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या स्टेट ऑफ मोशन में होगी वो अपनी स्टेट को उस वक्त तक चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाई नहीं हो जाएगी। सही। नेट फोर्स इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अच्छा, अब जितनी भी फोर्सेस जो होती हैं वो जो बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट फोर्स होती है वो हमारे पास कहलाती है नेट फोर्स। सही। बहुत सारी फोर्सेस ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती हैं, जो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट फोर्स होती है ना, वो हमारे पास क्या कहलाती है? नेट फोर्स। अच्छा जी, अब हमारे पास है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? अच्छा जी, Newton's second law of motion deals with situations when a net force is acting on a body. It states that when a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net forces. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its मास। सही। अब हमें न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो किन बॉडीज के बारे में बता रहा है? जिनके ऊपर कोई ना कोई नेट फोर्स अप्लाई हो रही है। सही। अब वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अब आप देखिए जो पूरी डेरिवेशन ड्राइव हुई ना, आपको ये फर्स्ट क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगी। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, फोर्स एफ है, इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द, यानी जो भी फोर्स नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। सही है। जैसे हमने देखा था अच्छा नहीं सही, जिस तरह हमने देखा था कि जब हमने कोई स्ट्रिंग है हमने उससे कोई मास अटैच किया। सही है। तो क्या होगा कि एक जो उसकी फोर्स है, वेट की जो फोर्स है, जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो स्ट्रिंग है, जो टेंशन है स्ट्रिंग की, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो उन्होंने अपने इफेक्ट को क्या किया था? कैंसिल आउट कर दिया था। कोई भी फोर्स है उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। सही है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? जिस डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सिलरेशन और नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। सही है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में एक्सिलरेशन हमारी होगी। सही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सिलरेशन इन द बॉडी, यानी कोई भी नेट फोर्स जब बॉडी पे एक्ट करेगी उसमें जो एक्सिलरेशन प्रोड्यूस होगी और वो एक्सिलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो उसी नेट फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तो हमारे पास क्या रिलेशन आया? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। और इसकी जो क्वांटिटी या जो मैग्नीट्यूड
होगा एक्सीलरेशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस नेट फोर्स के बराबर होगा जो इसके ऊपर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी के ऊपर, सही है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एफ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गई, एम के। तो हमने क्या लिखा, ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। सही। अब हमने इन दोनों इक्वेशन और इक्वेशन 1 2 को हमने ज्वाइन किया, तो हमारे पास क्या इक्वेशन, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m। सही है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने रिमूव किया तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, कांस्टेंट की के, और एसआई यूनिट में के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई F इज इक्वल टू एम ए, विच इज, ये हम इक्वेशन जो है ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें क्या बताता है कि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी। यानी किसी चीज की अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी मास और एक्सिलरेशन का प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सही। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ओह 5 मिनट रह गए। न्यूटन थर्ड लॉ भी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। सही है। यानी कोई भी एक्शन है उसका इक्वल और ऑपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, हम स्विमिंग की एग्जाम्पल ले लें। जब हम स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करते हैं पानी पर, और पानी क्या करता है, हमें हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। सही है। जिसकी वजह से हम आगे मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ग्राउंड पे चल रहे हैं, सही है। अब हम इस तरह ग्राउंड पे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि जी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे हम पे कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट वो हमें नजर क्यों नहीं आ रही। सही। ग्राउंड तो अपनी जगह पर ही है। तो हम इसको देखेंगे ट्रेडमिल की एग्जांपल से। ट्रेडमिल में क्या होता है, ट्रेडमिल को आप ऑफ कर दें, सपोज ये ऑटोमेटिक, एक मैनुअल ट्रेडमिल्स भी होती हैं। क्या करेंगे, आप ट्रेडमिल पे खड़े हुए और आपने अपने पैरों से फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, और जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया तो जो उस पे जो कन्वेयर बेल्ट है उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया। सही। तो इससे हमें क्या पता चला कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सही है। और जो फोर्स एक्शन से प्रोवाइड हो रही होती है वो कहलाती है एक्शन फोर्स, और जो एक्शन जो सरफेस है, जो अर्थ है, या जो ट्रेडमिल से फोर्स अप्लाई हो रही है रिएक्शन में, वो कहलाती है रिएक्शन फोर्स, और वो फोर्स होती है नेगेटिव में। सही। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का इक्वल होता है। सही है। जब हम जमीन को पुश कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। वो कैसे मूव कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ भी हम पर फोर्स अप्लाई कर रही है। जितनी फोर्स हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही फोर्स वो हमें अप्लाई कर रही है, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, हम आगे को मूव कर रहे हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड बट ऑपोजिट रिएक्शन। सही है। अच्छा जी, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको कल भी ब्रीफ करूंगी, और ये बाकी भी चीजें करूंगी। अभी हमारे से 15 सेकंड्स रह गए हैं क्लास में, तो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सही है। ओके, अल्लाह हाफिज।